हेलो एवरीवन, दिस इज मी शुभम शेखर शर्मा। वेलकम टू स्टडी स्कोप। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्कोप पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा नया एक सीरीज स्टार्ट हुआ है जो कि डेली करंट अफेयर का रहने वाला है, जिसमें हम जितने भी न्यूज़ हैं दैनिक जागरण और जनसत्ता की, दैनिक जागरण और जनसत्ता की जो भी न्यूज़ हैं, चाहे वो एडिटोरियल हो चाहे ऐसे न्यूज़ हो, वो सभी हम इस सेशन में कवर करेंगे। ये सेशन हमारा रेगुलर रहेगा और जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं हिंदी मीडियम में, उनके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा 2 फरवरी का सेशन, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये है कि आज बजट के बारे में न्यूज़ रही है। पूरे ही न्यूज़पेपर में, दोनों न्यूज़पेपर में बजट के बारे में ही हमें देखने को मिला है और काफ़ी इम्पोर्टेंट आज का सेशन है। कल भी हमारा सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट था जिसमें हमने इकोनॉमिक सर्वे को भी डिस्कस किया था। और आज के टॉपिक्स हमारे रहने वाले हैं बजट और पीएम प्रणाम योजना, श्री अन्न योजना, पीएम आवास योजना, पीएम विकास योजना, मिष्टी योजना, ये सब बजट में देखने को मिले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं। प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। स्टार्ट करने से पहले हमारा जो डेली मॉर्निंग मोटिवेशन रहता है या मोटिवेशन रहता है, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइस। तो आप एकदम साइलेंस के अंदर, मतलब कि किसी को बिना बताए अपने प्रिपरेशन को करिए और एकदम अपने आप में ही प्रिपरेशन करते रहिए, किसी को भी मत बताइए। ताकि क्या होगा कि आप जो भी एक्सटर्नल आपके ऊपर जो प्रेशर रहता है वो नहीं रहेगा। लोग पूछेंगे कि आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, किसकी नहीं कर रहे हो, क्या रिजल्ट रहा, क्या नहीं रहा। तो इन सब से बचने के लिए आप किसी को बताइए मत, और जब रिजल्ट आएगा, जब आपको सक्सेस मिलेगी, तब आप उनको बताइए कि हाँ मैं ऐसा ऐसा कर रहा था तो ये रिजल्ट आया है। तो वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी पर्सनली पूछ सकते हैं। साथ में आप हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी फॉलो कर लीजिए, यहाँ से आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलते रहते हैं। साथ में आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से आपको क्लासेस के लिंक, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ से मिलती रहती है। साथ में आपको क्लासेस की पीडीएफ भी यहाँ से प्रोवाइड कराई जाती है और आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो सबसे पहले हम बजट को डिस्कस करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि बजट के बारे में, तो हमारे भारत में जो पहला बजट है वो 7 अप्रैल 1960 को पेश किया गया था। स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ जेम्स विल्सन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये बजट पेश किया था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था, इंडिपेंडेंस के पहले भी। तो 7 अप्रैल 1960 को पेश किया गया था। स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे जेम्स विल्सन, जिन्होंने ये बजट पेश किया था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। और हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार बजट का पेश किया गया था 26 नवंबर 1947 को। 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। उस टाइम पे वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। 26 नवंबर 1947 को उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी ने इसको पेश किया था। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। जो हमारे मोरारजी देसाई हैं, उन्होंने 10 बार बजट को पेश किया था। 10 बार उन्होंने बजट को पेश किया था। इसके बाद जो नंबर आता है वो पी चिदम्बरम का है, उन्होंने 9 बार किया। प्रणब मुखर्जी ने 8 बार किया। यशवंत सिन्हा ने भी 8 बार किया। मनमोहन सिंह जी ने 6 बार बजट को पेश किया है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ जो टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स है, उनको डिस्कस कर लेते हैं बजट को डिस्कस करने से पहले। पहली टर्म है बजट अनुमान। बजट अनुमान क्या होता है? सरकार बजट में आगामी वित्त वर्ष में कमाई और खर्च का अनुमान देती है। मतलब कि वो उनका रेवेन्यू कहां से आएगा, उनका जो रेवेन्यू है वो कहां से आएगा, उनका एक्सपेंडिचर क्या रहने वाला है, इन सब के बारे में
अनुमान लगाया जाता है। सरकार बजट में आगामी वित्त वर्ष मतलब कि जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसमें कमाई और खर्च का अनुमान देती है, इसे ही बजट का अनुमान कहते हैं। और संशोधित अनुमान क्या होता है? बदली परिस्थितियों में अक्सर सरकार के आय और व्यय के अनुमान में बदलाव हो जाता है। जैसा कि आपने कोरोना के काल में भी देखा कि वहां पे सरकार ने इंटरिम बजट पेश किया था, जो कि एक संशोधित अनुमान के तहत ही उसको पेश किया था। बजट में चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान भी दिए जाते हैं। साथ ही पिछले वित्त वर्ष का वास्तविक लेखा जोखा दिया जाता है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा कमाई कम और खर्च ज्यादा होने पर सरकार को घाटे में माना जाता है, मतलब कि डेफिसिट में माना जाता है। इस अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया था कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। जो फिस्कल डेफिसिट है वो क्या होता है, मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया था एग्जाम्पल के थ्रू, कि जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए हैं और 100 रुपए पे हम बात करेंगे, तो अगर सरकार की कमाई जो है 50 रुपए है और खर्चा वो 100 रुपए कर रही है, कमाई तो 50 रुपए है और खर्चा 100 रुपए कर रही है, तो जो बीच का डिफरेंस है 50 रुपए का, ये फिस्कल डेफिसिट माना जाता है। यदि कमाई ज्यादा हो तो राजकोषीय मुनाफा फिस्कल सरप्लस कहा जाता है। और अगर फिस्कल सरप्लस किसको बोलते हैं? जो फिस्कल सरप्लस होता है उसको किस तरह से समझते हैं? जब फिस्कल सरप्लस होता है वही हम 100 रुपए पे बात करेंगे कि अगर सरकार का खर्चा तो है 100 रुपए, वो 50 रुपए, और कमाई है सरकार की 100 रुपए, तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, मतलब कि यहाँ पे प्लस के अंदर आ रहा है डिफरेंस, तो ये सरकार का फिस्कल सरप्लस माना जाता है। अब बात करते हैं हम राजस्व घाटे की। सरकार के लक्ष्य से कम कमाई होने पर राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है। जो भी सरकार का कोई टारगेट होता है किसी फाइनेंशियल ईयर में, और अगर वो पूरा नहीं हो पाता है, वो रेवेन्यू पूरा नहीं हो पाता है, तो उसको हम रेवेन्यू डेफिसिट के नाम से जानते हैं, राजस्व घाटा के नाम से। और राजस्व व्यय क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखो ये तो होता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट होता है, और जो राजस्व व्यय होता है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? राजस्व व्यय। देश को चलाने के लिए होने वाला खर्च राजस्व व्यय होता है। मतलब जो भी देश के डेवलपमेंट के लिए, देश के वेलफेयर के लिए जो भी खर्चा किया जाता है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। यहां से सरकार को कोई इनकम नहीं होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। इनकम जो होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर से होती है, कि लाइक एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कि आप किसी कंट्री को लोन दे रहे हैं, तो एक रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसके थ्रू आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपको कमाई होगी वहां से। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि जैसे कि कोई सब्सिडी वाली पॉलिसी है, उसके लिए सरकार ने खर्चा किया, तो वहां से सरकार को रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो वो चीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है। राजस्व व्यय देश को चलाने के लिए होने वाला खर्च राजस्व व्यय होता है। यह खर्च सब्सिडी देने, वेतन देने, कर्ज व राज्य सरकारों को अनुमान देने में होता है। और पूंजीगत व्यय जिसकी हम बात कर रहे थे कैपिटल एक्सपेंडिचर की, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो अभी मैं आपको बताया, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो जिससे सरकार को मुनाफा होता है, जिस खर्च से सरकार को कमाई होती है उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। ऐसा व्यय किसी परियोजना में निवेश आदि के मदद से होता है। स्कूल, कॉलेज, सड़क, अस्पताल आदि बनाने में यह खर्च होता है। जैसे कि मान लीजिए सड़क बनाई गवर्नमेंट ने, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया सड़क बनाने के लिए, उससे क्या होगा, उससे कंट्री का एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंप्रूव होगा, वो बेहतर होगा, उससे ट्रांसपोर्ट इजीली होगा, ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा तो उससे टैक्सेस की कलेक्टिविटी ज्यादा होगी। आपका टोल वहां पे होता है, जो टोल टैक्स रोड पे चलने के लिए दिया जाता है, तो वहां से सरकार को कमाई होती है। लोन वाला मैंने एग्जांपल आपको दिया, कॉलेज वाला दिया, ठीक है। तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? शेयर बाजार में एक साल से ज्यादा समय पैसा लगाकर हुए लाभ को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। मतलब आपने
शेयर मार्केट में, अगर शेयर बाजार में 1 साल से ज्यादा, मोर देन 1 ईयर से ज्यादा आपने अगर पैसा लगाया है और उससे होने वाले मुनाफे को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। 1 साल में कम से कम मिले लाभ को शॉर्ट टर्म गेन कहते हैं, और जो कम से कम लाभ वहां पे होता है उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बजट को। जो बेसिक सम थी वो मैंने आपको बताई, और अब हम आते हैं बजट पे कि बजट कितना पेश किया, कैसे कैसे कौन से मिनिस्ट्री को कितना दिया गया, कहाँ पे काम किया, तो वो सब हम अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, इस साल का बजट पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा रहा है। इस साल 45 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। 45 लाख करोड़ रुपए का बजट इस बार प्रस्तुत किया गया है। 75,000 करोड़ रुपए के निवेश से कोयला, उर्वरक और अनाज की ढुलाई के लिए प्राथमिकता पर परिवहन ढांचे का विकास किया जाएगा। ये आपका बजट इसमें दिया गया है। 33% की वृद्धि पूंजीगत निवेश परिव्यय में की गई है। अब यह राशि 10 लाख करोड़ रुपए होगी। इसको 10 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिससे 33% तक इसको बढ़ाया गया है। 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य कृषि क्षेत्र, संघ, पशुपालन, मत्स्य, डेयरी उद्यम के लिए तय किया गया है। 9,000 करोड़ रुपए एमएसएमई क्षेत्र में नए क्रेडिट गारंटी योजना के लिए दिए गए हैं। ये एमएसएमई सेक्टर ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछता है, आपका मेंस में हो चाहे प्रीलिम्स में हो, तो इसको आराम से हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। आज हम स्पेशली बजट का सेशन यहाँ पर कवर कर रहे हैं। 7 लाख रुपए तक की आय में नई टैक्स व्यवस्था में कर नहीं लगेगा, और जो टैक्स फॉर्मेट है उसको भी चेंज किया है। जो इनकम टैक्स स्लैब है उसको भी यहाँ पे बदला है, और उसमें बहुत बड़ी राहत दी गई है। पहले ये टैक्स था 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक आपको टैक्स फ्री था, और अब इसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक कर दिया गया है। 7 लाख रुपए तक आय पर कोई टैक्स व्यवस्था में कर नहीं लगेगा। पुरानी आयकर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और कुछ इन मंत्रालयों पे विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। रक्षा मंत्रालय, रेलवे मिनिस्ट्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मिनिस्ट्री, कृषि एवं किसान कल्याण की तरफ इनका थोड़ा सा इस बार ज्यादा ध्यान रहा है। इस बार हम देखेंगे कि रक्षा के क्षेत्र में डिफेंस मिनिस्ट्री को सबसे ज्यादा बजट इस बार दिया गया है। 5.94 लाख करोड़ रुपए का आवंटन रक्षा क्षेत्र के लिए किया गया है, जो बीते वर्ष से 13% अधिक है। ये आपको याद रखना है। ये फैक्ट बेस्ड आपको पूछ सकता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री को 2023-24 के लिए कितना बजट पेश किया गया है, तो 5.94 लाख करोड़ रुपए का आवंटन रक्षा क्षेत्र के लिए किया गया है, जो बीते वर्ष से 13% अधिक है। देश के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार का अधिक जोर है, जिसके लिए बीते कुछ वर्ष से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले बजट में कुल रक्षा आवंटन बड़ी राशि में ही रक्षा उत्पाद निर्माण के लिए रखी गई थी, और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के लिए 2.17 लाख करोड़ रुपए की धनराशि इस बजट में वित्त मंत्री ने सड़क परिवहन क्षेत्र को मजबूती देने के लिए रखी है। दरअसल केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी गति शक्ति परियोजना हमने कल भी डिस्कस करी थी। काफी इंपॉर्टेंट ये है, जो कि मल्टीलैटरल आपकी योजना है, जिसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का है, लॉजिस्टिक जिसकी हम बात कर रहे थे। पिछली क्लास आप देख सकते हैं, जो कल का सेशन था, वहां पे हमने गति शक्ति को डिस्कस किया था। सड़क नेटवर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यहीं से हमारा सारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलता है। देश में बीते 8 वर्ष में सड़क निर्माण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है, और ये देखने को भी मिली है कि इस बार सरकार का काफी एम्फेसिस इस पे रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हाईवेज बनाए जाएं, एक्सप्रेस वे बनाए जाएं, जो फ्रेट कॉरिडोर है वो बनाए जाएं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो, कम लागत उसकी आए। गति शक्ति में हमने कल देखा था कि करीबन 13 से 15% तक का आपका कॉस्ट आ रहा था लॉजिस्टिक के लिए, लेकिन इसको रिड्यूस करके 8% तक किया गया है, जो कि काफी कम हो गया है पहले की तुलना में।
नए एक्सप्रेस व उन्नत हाईवे से आवागमन तथा माल ढुलाई सुगम हुई है। तो जिसकी हम बात कर रहे थे वही यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और यहाँ से हम बात करें रेलवे मिनिस्ट्री की, तो रेलवे मिनिस्ट्री के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत प्राविधान इस वर्ष रेलवे के लिए किया गया है। देश के इतिहास में इसके पहले कभी इतना बजट भारतीय रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए नहीं किया गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि रेलवे के लिए भी, रेलवे मिनिस्ट्री के लिए भी ये वाला बजट सबसे ज्यादा रहा है अभी तक, 2.41 करोड़ रुपए। ये भी आप याद कर सकते हैं, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो स्टेट सर्विसेज में पूछा जा सकता है कि रेलवे बजट कौन से बजट सेशन में रेलवे को सबसे ज्यादा बजट अभी तक मिला है। तो 2023-24 वाले बजट सेशन में रेलवे मंत्रालय को सबसे ज्यादा बजट दिया गया है 2.41 लाख करोड़ रुपीस। माल ढुलाई के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो या वंदे भारत जैसी सवारी ट्रेन, भारतीय रेलवे की छवि आधुनिक और परिवहन सुगम करने के महत्वाकांक्षी प्रयासों को बजटीय आवंटन से गति मिलेगी। और यहाँ से हम बात करें कृषि एवं किसान कल्याण की। कृषि एवं किसान कल्याण की बात करें तो बीते कुछ वर्ष से केंद्र सरकार के एजेंडा में किसान कल्याण प्राथमिकता में है, चाहे किसान सम्मान निधि हो चाहे या फिर कृषि के नए तरीके हों। किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी हैं। इसी क्रम को बरकरार रखने के लिए इस वर्ष में 1.25 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कृषि क्षेत्र के लिए किया गया है। ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि 2023-24 के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को, एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री को कितना बजट दिया गया है। तो 1.25 लाख करोड़ रुपीस का बजट यहाँ पर इनको दिया है, जिसके तहत आप देखेंगे कि किसान सम्मान निधि है जो कि काफी ज्यादा ये रही। कोरोना के काल में भी हमने देखा कि किसान सम्मान निधि के तहत बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनको फायदा पहुंचा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और मिनिस्ट्रीज हैं, कुछ और सेक्टर्स हैं जहां पर बजट दिया गया है। फार्मा उद्योग के विकास की योजना 1250 करोड़ रुपए फार्मा क्षेत्र के लिए दिए गए हैं। बीते वर्ष यह राशि 100 करोड़ रुपए थी। तो आप देख सकते हैं 12.5 गुना इस राशि को बढ़ाकर फार्मा उद्योग के लिए दिया गया है। और आपको पता होगा कि जो इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल्स है वो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं फार्मा इंडस्ट्रीज में। भारत फार्मा क्षेत्र में बड़ा निर्यातक रहा है। भारत फार्मा क्षेत्र में बड़ा निर्यातक रहा है, बड़ा एक्सपोर्टर रहा है। अमेरिका की कुल जेनेरिक दवा की मांग 40% और यूनाइटेड किंगडम कुल दवा मांग का 25% भारत से ही निर्यात करता है। यूएसए 40% और यूके 25% इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। दवा मेडिसिन इंडिया से इंपोर्ट करते हैं वो लोग। पीएम आवास योजना ये भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट चर्चा में रही है और इसके तहत 2 कैटेगरी बनाई गई थी, एक तो रूरल और एक अर्बन। वंचित वर्ग के नागरिकों के सिर पर छत उपलब्ध कराने की केंद्र की पीएम आवास योजना को इस बार 79,000 करोड़ रुपए 79,000 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की गई है। बीते वर्ष 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन इस योजना के लिए बजट में किया गया था, जिसमें बड़ी वृद्धि की गई है। ऑलमोस्ट इसको डबल तक कर दिया है पीएम आवास योजना के लिए। इसके तहत जो भी ग्रामीण हैं या फिर शहरी हैं जिनके पास घर नहीं है उनको इस योजना के तहत घर दिया जाएगा। ईवी बनाने और अपनाने से जुड़ी योजनाएं, फेम जिसको बोलते हैं, ईवी बनाने और अपनाने से जुड़ी योजनाओं को हम फेम बोलते हैं। देश में पर्यावरण संतुलन के साथ तेल आयात कम करने के लक्ष्य को साधने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन बनाने और अपनाने से जुड़ी फेम योजना के लिए इस बार 5,172 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह राशि बीते वर्ष करीब 2,200 करोड़ रुपए थी, जिसको बढ़ाकर ऑलमोस्ट 2.5 गुना तक कर दिया है। और अब देखेंगे कि इस बजट में यह भी डिस्कस किया गया कि आने वाले टाइम में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ठीक है, जो ईवी गाड़ियां हैं वो सस्ती हो जाएंगी। पूर्वोत्तर के इंफ्रा विकास की योजना जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट है, ये जिसको
ये यहाँ पे आता है, यहाँ तक आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट रहता है। ये सिक्किम है, ये असम है, ये असम है, और ये सारी 7 सिस्टर्स स्टेट जिनको बोलते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है जिसमें काफी सारे स्टेट्स आते हैं। देश के अंतिम छोर तक संपर्क मजबूत और सुगम करने के लिए केंद्र सरकार के बीते वर्षों के प्रयास को सशक्त करने के क्रम में इस वर्ष बजट में 2491 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2022-23 में यह राशि 1419 करोड़ रुपए थी, जिसको बढ़ाकर ऑलमोस्ट 2 गुना तक कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ स्पेशल सेक्टर्स हैं जहां पर बजट में काफी चीजें देखने को मिली, जिसमें सुशिक्षित समाज, बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना, यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी ओपन करने का भी प्रावधान किया गया है, ताकि जो भी देश के पढ़ने वाले युवा हैं या कोई भी लोग हैं तो उसका फायदा उठा सकें। आपको डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा वहां पर मिलती है, जिसके माध्यम से पढ़ाई को काफी जोर मिलेगा। पंचायत और वार्ड स्तर पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन करना, शिक्षक प्रशिक्षण को सशक्त करना। स्वस्थ समाज, 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये डेटा याद नहीं रखना है कि कितने नर्सिंग कॉलेज खोले गए हैं। ICMR की चुनिंदा लैब में सरकारी व निजी स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए। सिकल सेल बीमारी को वर्ष 2047 तक समाप्त करना है। जो सर्वाइकल जो भी बीमारियां होती हैं, जिससे सर्वाइकल पेन होता है, सर्वाइकल कैंसर है, तो इन तरह की बीमारियों को 2047 तक खत्म किया जाए। जनसंख्या नियोजन पर भी यहाँ पर बात की गई है कि जनसंख्या काफी बढ़ रही है, जिसके माध्यम से इसका नियोजन किया जा सके और जो जनसंख्या है उसके लिए अच्छी योजनाएं बनाई जा सके, नियोजन उसका हो सके। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए तैयार करने के लिए 30 कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी विभिन्न क्षेत्रों में। 47 लाख युवाओं को अगले 3 वर्ष में राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना में भत्ता देना। 47 लाख युवाओं को जो नेशनल अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना है उसमें सब्सिडी जो भत्ता है वो भी दिया जाएगा। गरीबी उन्मूलन के लिए भी यहाँ पे बात की गई है। पीएम-पीवीजीटी योजना में अनुसूचित जनजातियों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। 500 आकांक्षी ब्लॉकों का विकास के लिए चयन, निर्धन कैदियों को जमानत राशि देने में मदद, नारी सशक्तिकरण। 7.5% तय वार्षिक ब्याज दर के साथ महिलाओं के लिए नई लघु बचत योजना का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। 81 लाख स्वयं सहायता समूहों के जरिए देश के ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की तैयारी यहाँ पर की गई है। पर्यावरण संरक्षण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आपका 10,000 करोड़ रुपए से गोवर्धन योजना वो है जिसमें जो भी आपका वेस्ट है उससे वेल्थ क्रिएट करना, वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्ट टू वेल्थ प्लांट को भी स्थापित किया जाएगा। वैकल्पिक उर्वरक प्रयोग के लिए पीएम प्रमाण योजना। पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने के लिए निधियों का गठन। यहाँ पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जो भी पुराने वाहन है उनको हटा के और उनको स्क्रैप किया जाएगा। यहाँ पर कुछ किया है इस बजट में जो यहाँ लिखा नहीं है कि जो भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनका 15 वर्ष के बाद, 15 इयर्स के बाद में, और जो डोमेस्टिक जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनके लिए 20 इयर्स तक ये रहेगा। तो इस टाइम के बाद में इन वाहनों को हटा दिया जाएगा, स्क्रैप पॉलिसी के तहत इनको हटाया जाएगा। जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन की हम बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से। जल जीवन मिशन योजना के लिए इस वर्ष 70,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है, जो कि काफी अच्छा इंप्रूव इस बार हुआ है। कर्नाटक के सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई व पेयजल के लिए 5300 करोड़ रुपए का आवंटन भी इसमें इस बार किया गया है। तो आप देखेंगे इस बजट में एक और खास बात रही है कि सेंटर की जो योजनाएं हैं उनके साथ साथ स्टेट्स को भी ध्यान रखा गया है।
काफी सारे स्टेट्स को ध्यान रखा गया है। आप अभी देखेंगे कि हम बात कर रहे थे अभी नॉर्दर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, जिसमें ये हमने बात करी कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में काफी बजट पेश किया है। यहाँ पे कर्नाटक के लिए किया है, तो बहुत सारे स्टेट्स की इस बजट में बात की गई है, जो सेंटर के लिए काफी अच्छी बात है, स्टेट्स के लिए काफी अच्छी बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि करदाता को राहत इस बजट में दी गई है। मतलब कि टैक्स स्लैब को चेंज किया गया है, 7 लाख तक आपको अब टैक्स देना नहीं पड़ेगा, जो कि एक मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी रिबेट यहां पर दी गई है। मध्यम वर्ग के साथ करोड़पति करदाताओं को भी राहत प्रदान की गई है। 15.5 लाख रुपए से ज्यादा आय वाले को नई व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिलेगा। फिलहाल पुरानी आयकर व्यवस्था जारी रहेगी, लेकिन सरकार की योजना इस पर पर्दा गिराने की है। क्षमता विस्तार, यहाँ पर जो डिफेंस मिनिस्ट्री है इसको सबसे ज्यादा बजट दिया गया है, तो इसकी भी क्षमता में एक्सटेंशन करने का पूरा यहाँ पर काम किया जाएगा। बजट में वृद्धि के साथ रक्षा क्षेत्र के नए सफर पर एमएसएमई क्षेत्र में बगैर जमानत कर्ज देने की सुविधा जारी रहेगी। और यहाँ पर आपको एमएसएमई सेक्टर, जो भी नए बिजनेस हैं, जो भी स्टार्टअप्स हैं, वहां पर तुरंत लोन देने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है, जिसमें आपको किसी भी तरह की सिक्योरिटी जमा नहीं करानी होगी। मिशन मोड में पर्यटन क्षेत्र का विकास होगा और पर्यटन क्षेत्र का भी डेवलपमेंट होगा। और आपको पता है कि इंडिया में जो टूरिज्म सेक्टर है इंडिया में, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्टर है, जिसके तहत इंडिया की काफी जीडीपी ग्रो होती है। क्योंकि और टूरिज्म एक इस तरह का सेक्टर है कि यहाँ पर काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। आप देखेंगे कि कोई भी जैसे पुरानी हवेली है, कहीं पर भी अगर पुरानी हवेली है तो वहां पर अगर आप किसी गांव में वो पुरानी हवेली है और उसको आप रिनोवेट कराते हैं, बहुत अच्छे से उसको काम करा देते हैं और टूरिस्ट के लिए उसको ओपन करते हैं, तो आप देखेंगे कि वहां पे टूरिस्ट आने लगते हैं। अगर टूरिस्ट आने लगेंगे तो वहां पे रेस्टोरेंट्स भी ओपन होंगे, होटल्स बनेंगी, तो इससे क्या होगा, जो वहां के लोकल्स लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की सुविधाएं होंगी, वहां पे आपका इकोनॉमी बेहतर होगा और काफी सारे डेवलपमेंट वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो पर्यटन क्षेत्र में भी काफी विकास होगा। सहकारी आंदोलन में छूटी हुई पंचायतें भी आएंगी। जो सहकारी समितियां हैं उनमें आपको जितनी भी ग्राम पंचायतें छूट रखी हैं, इस बार उनको भी शामिल किया जाएगा, ऐसा इन्होंने टारगेट रखा है। समावेशी विकास, बागवानी, अनाज, दुग्ध पालन, मत्स्य पालन पर जोर है। इस बार इन सब चीजों पे भी जोर है, हॉर्टिकल्चर पे, अनाज पे। यहाँ पे आप देखोगे, हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि जो मोटा अनाज है उस पे काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और इस साल हम G20 की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसमें काफी ज्यादा इसको पॉपुलर किया जा रहा है। आपने देखा होगा कभी थोड़े दिन पहले ही पार्लियामेंट में एक लंच या डिनर का आयोजन किया गया था, उसमें जो भी मोटा अनाज है उसको बढ़ावा दिया गया था। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन मिलेगा। भारत मोटे अनाज यानी श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनेगा। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि भारत मोटे अनाज यानी श्री अन्न का एक वैश्विक केंद्र बनेगा। इसे हर थाली तक पहुंचाने का प्रयास तेज होगा। देखो, मोटा अनाज आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर आयरन मिलता है, एक हाई क्वांटिटी में आपको प्रोटीन भी यहाँ पर मिलता है, काफी सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो इसलिए मोटा अनाज बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके तहत क्या होगा कि जो माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं उनको भी इस चीज से बचाया जा सकेगा। हरित भारत, जो ग्रीन इवोल्यूशन है, उसमें भी काफी इन्वेस्ट किया गया है। नेट जीरो उत्सर्जन 2070 तक लक्ष्य पाने को ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा में बदलाव के लिए 35,000 करोड़ रुपए की योजनाएं बनाई गई हैं। लद्दाख में सौर परियोजनाएं बनाई गई हैं। ग्रीन क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम से आमजन व कंपनियों को प्रोत्साहन किया जाएगा। वंचितों को वरीयता यहाँ पर दी गई है। जनजातीय बच्चों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की गई है। सुदृढ़ उनको बनाया जाए। जो भी एरियाज हैं, लाइक आपको राजस्थान से अगर आप हैं तो राजस्थान में एक सहरिया जनजाति है जिसको बहुत पिछड़ा हुआ यहाँ पे माना जाता है। तो उन लोगों के लिए एक
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय ओपन किए जाएंगे। उनमें क्या होगा कि बच्चे वहां पे आए और रहें और वहीं पे पढ़ाई करें, उनका सारा देखभाल इसी तरह से किया जाएगा। विश्वकर्मा कौशल सम्मान से, ये भी हम डिस्कस करेंगे, जो पीएम विकास योजना है, विश्वकर्मा कौशल सम्मान से कारीगरों व शिल्पकारों की स्थिति बदलने के साथ एमएसएमई से जोड़ने की भी यहाँ पर तैयारी की गई है। युवा शक्ति की हम बात करें तो पीएम कौशल विकास योजना, पीएम कौशल विकास योजना 4.0 में नए युग के अनुसार कोडिंग, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग में क्या आता है आपका, जैसे कि ड्रोन है, ये सब चीजें आ गई। जैसे नए पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। स्वदेशी एआई के लिए भारत में 3 विशेष केंद्र स्थापित होंगे। और यहाँ पे हम बात करें बुनियादी एवं निवेश पे, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पे हम बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देश में इंफ्रा के विकास के लिए केंद्र सरकार पूरा जोर लगा रही है। इस क्षेत्र में निवेश के साथ रोजगार सृजन का चक्र भी जारी रहेगा। जीडीपी का 3.3% बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार ने खर्च करने के संकेत दिए हैं। विकास का यही रास्ता है। वित्तीय संतुलन, यहाँ पे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उस पे भी ध्यान दिया गया है। सरकार ने खजाने की स्थिति दुरुस्त रखने के पर विशेष ध्यान दिया है। राजस्व संग्रह के मोर्चे पर स्थित सुगध है। राजकोषीय घाटा कम करने के लिए यह योजना बनाई गई है। निर्यात और निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो इसके तहत कुल मिला के बात ये कही गई है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो और हम इन्हीं सब चीजों में हमारा इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट सरकार का हो और ये काफी तेज गति से बढ़े भी। ये सरकार योजना बना रही है, कम समय में ये सब चीजें देखने को हमें मिले। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीवन की गुणवत्ता के कुछ आयाम हैं जो इस प्रकार हैं, जिनके लिए इस बजट में कुछ घोषणाएं की गई हैं। जो जीवन की गुणवत्ता के आयाम है उनमें क्या क्या चीजें आती हैं, स्वास्थ्य सेवा आती है, सड़क की कनेक्टिविटियां आती हैं, सुविधा संपन्न स्कूल और टीचर्स आते हैं, सामाजिक सुरक्षा आती है, आजीविका सुरक्षा, स्वच्छ ईंधन की बात करते हैं, कौशल विकास हो सभी का, स्वच्छता एवं पेयजल आपको मिले, इलेक्ट्रिसिटी आपको मिले, सभी को घर मिले। तो ये सब जीवन की गुणवत्ता के कुछ सोर्सेज हैं जो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं और इनके लिए इस बार हर एक सेक्टर के अंदर बजट का भी प्रावधान किया गया है। तो हम देखेंगे कि जीवन की गुणवत्ता है वो स्वास्थ्य सेक्टर में आपको 22 करोड़ की आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों की संख्या है। 22 करोड़ जो आयुष्मान भारत के जन आरोग्य योजना के लाभार्थी हैं वहां तक ये पहुंची है। 7.2 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। वर्ष 2000 से अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, और यहाँ पे देखेंगे कि सुविधा संपन्न स्कूल और अध्यापक, तो यहाँ पर 14,500 स्कूलें खोली जाएंगी श्री योजना के तहत, पीएम श्री योजना के तहत। जो मैं अभी बात कर रहा था, जो आपके एकलव्य स्कूल है वो भी इसी योजना के तहत आपके खोले जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। तो जो भी नेशनल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी, उसके तहत भी आपका काफी सारा बदलाव इस सेक्टर में देखने को मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो यहां से 30 करोड़ पंजीकरण प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में किए गए हैं। 19 लाख पंजीकरण प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में किए गए हैं। 30 करोड़ आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में किए गए हैं और 49 लाख पंजीकरण प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना में किए गए हैं। और यहां से हम बात करें आजीविका की सुरक्षा के लिए 6.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है, जिसमें 2022 से 23 में मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया है। और इस बार जरूर आपका मनरेगा का जो बजट है उसको कम किया गया है। स्वच्छ ईंधन आपको मिले तो इसके तहत उज्ज्वला योजना है जिसमें 11 करोड़ कनेक्शन दिए गए हैं। और कौशल विकास योजना है जिसमें 13 लाख लोगों को प्रशिक्षण ग्रामीण कौशल योजना के माध्यम से दिया गया है। स्वच्छ पेयजल जो है जल कनेक्शन आपके 11 करोड़ नल तक दिए गए हैं। बिजली आपकी 2.9 करोड़ घर हुए रोशन सौभाग्य योजना के तहत। सौभाग्य योजना है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है हर एक घर में, उसके तहत 2.9 करोड़ घर रोशन हुए हैं। और सभी को आवास मिले उसके लिए प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत 2.1 करोड़ घर बने हैं। ये ग्रामीण योजना के तहत है, इसमें अर्बन सेक्टर भी आता है जिसके लिए अलग है।
और वो अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री काम करती है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। पीएम आवास योजना शहरी, ये आपका हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये किस तरह से आपका बजट रहा है, कि जैसे मान लीजिए कि अगर 1 रुपए के बेसिस पे इन्होंने बात करी है कि 1 रुपए है, तो उसके हिसाब से आप इसको कहां देखते हैं, आप पैसा कहां से लेके आएंगे और कहां वो पैसा जाएगा। तो यहां सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैसा आएगा कहां से। अगर 1 रुपए है तो उसमें से 34 पैसे आपका उधार एवं अन्य देयता से आएगा। जो 34 पैसे है तो जिसके माध्यम से बैंक लोन दे रहे हैं उसके माध्यम से ये पैसा आएगा 34 पैसे 1 रुपए में से। और 2 पैसे आपके ऋण भिन्न पूंजियों से प्राप्तियां जो मिलेंगी, जो भी उसकी भरपाई होगी लोन की, उसका पैसा यहां से आएगा। 6 पैसे कर भिन्न प्राप्तियों से आएंगे, ये टैक्सेस से आएगा। 17 पैसे आपके जीएसटी एवं दूसरे कर हैं, वहां से आएगा। 7 पैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, यहां से मिलेगा। 4 पैसे आपका सीमा शुल्क से आएगा। 15 पैसे आयकर से आएगा। 15 पैसे आपके निगम कर से आएंगे। और इसको खर्च कहां किया जाएगा? 9 पैसे आपके केंद्रीय प्रायोजित योजना में खर्च किए जाएंगे। 8 पैसे अन्य व्यवस्था में, 8 पैसे पेंशन व्यवस्था में, 18 पैसे आपके शुल्क में राज्यों का हिस्सा है वहां पे, 9 पैसे वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण द्वारा खर्च किए जाएंगे। 7 पैसे आपके सब्सिडी में किए जाएंगे। 8 पैसे रक्षा में और 20 पैसे आपके ब्याज अदायगी में और 17 पैसे केंद्रीय जो केंद्र की योजनाएं हैं वहां पर ये खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन से मंत्रालय को इस बार कितना बजट मिला है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। जो भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा आपका इस बार रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। 5.94 लाख करोड़ रुपए का बजट इस बार दिया गया है। और 2.70 लाख करोड़ रुपए परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को दिया गया है। 2.41 लाख करोड़ रुपए रेल मंत्रालय को दिया गया है। 1.96 लाख करोड़ रुपए आपके होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय को दिया गया है। 2.06 उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को दिया गया है। 1.78 रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को, 1.60 ग्रामीण विकास मंत्रालय को, 1.25 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को, 1.23 लाख करोड़ संचार मंत्रालय को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो मंत्रालय है उसको भी दिया गया है। नेक्स्ट, और देखो इन मिनिस्ट्रीज के थ्रू भारत का बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट छुपा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जरूरी भी है कि इतना इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया है, इतना बजट यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षमता और भरोसे के साथ बढ़ेगा देश, इस पहलू पर बात की गई है। क्या कदम उठाए गए हैं और क्या उम्मीदें हैं? तो यहां से हम बात करते हैं मेक इन इंडिया की। मैक एआई इन इंडिया। मैक एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल, मैक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। शिक्षण संस्थानों में 3 स्पेशलाइज्ड एआई सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिसके माध्यम से क्या उम्मीद की गई है कि कृषि, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के अनुकूल शहरों के विकास के एआई आधारित समाधान मिलेंगे। नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी को लाया जाएगा। इसके तहत स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों को शोध के लिए डेटा उपलब्ध हो सकेंगे। विवाद से विश्वास 1 एमएसएमई के लिए अनुबंधों के पालन में नरमी आएगी। कोविड महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत मिलेगी। विवाद से विश्वास 2, इसके अंदर सुगम व मानकीकृत सेटलमेंट स्कीम का कदम उठाया गया है, जिसके तहत सरकारी एवं सरकार आश्रित कंपनियों के मामलों में अनुबंध संबंधी विवादों का तेज निपटारा होगा। ई कोर्ट का तीसरा चरण लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से न्याय का प्रभावी प्रबंधन हो सकेगा। मतलब कि आप तुरंत किसी भी मैटर की सुनवाई होने लगेगी। बिजनेस एंटरप्राइजेज और चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रयोग के लिए एंटिटी डिजी लॉकर बनाए जाएंगे, जिसके माध्यम से कंपनियों के लिए दस्तावेज सुरक्षित तरीके से स्टोर करना, शेयर करना संभव हो सकेगा। 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए क्षेत्र में रोजगार एवं कारोबार की क्षमता का विकास हो सकेगा। प्रयोगशाला में तैयार हीरा, एलजीडी जिसको बोला जाता है, सेक्टर के लिए R&D ग्रांट दिया जाएगा। घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देते हुए आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। तो ये काफी सारे कदम उठाए गए हैं और उनकी उम्मीदों को भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से निखरेगा जीवन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और मोस्टली आप देखेंगे कि इस बार का बजट पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहा है। 50 साल के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा राज्य सरकारों को इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए। जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको 50 इयर्स के लिए लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसके तहत उनको स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने का काम किया जाएगा और उसके अंदर आपका उनको रिबेट भी ये दी जाएगी कि वो 50 साल के लिए इस पैसे को काम में ले सकते हैं, ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। 10 लाख करोड़ पहुंच गया पूंजीगत निवेश में, इसमें 33% की वृद्धि इस बार हुई है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की पहचान की गई। बंदरगाह, कोयला, स्टील, उर्वरक सेक्टर में एंड टू एंड कनेक्टिविटी के लिए ये सब चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना करते हुए टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ से हम बात करें कि टीयर 2 और टीयर 3 शहर कौन से होते हैं, जिसमें टीयर 2 में तो वो होते हैं जहां पे जनसंख्या आपकी 50,000 से 1 लाख तक की होती है, और टीयर 3 ऐसे शहर होते हैं जिसमें आपकी जो पॉपुलेशन है वो 20,000 से 50,000 के बीच में रहती है। और 15,400 गुना से अधिक की वृद्धि भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में बीते साल हुई है। देश में स्टार्टअप की संख्या 471 से बढ़कर 73,000 तक पार कर चुकी है। ये बहुत ज्यादा यहाँ पर जंप देखने को मिला है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इतने ज्यादा स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं। इसमें क्या होगा, जितने ज्यादा स्टार्टअप्स ओपन होंगे उतनी ही आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी, एम्प्लॉयमेंट उतना ही आपका बढ़ेगा, बेरोजगारी आपको कम देखने को मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसका काफी बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि इंडिया की जीडीपी यहां से भी काफी ज्यादा आना शुरू हो गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सी चीज सस्ती हुई है, कौन सी चीज महंगी हुई है। ये यूपीएससी के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक फैक्ट बेस्ड आपको किसी भी लोकल एग्जाम में पूछ सकता है कि खिलौनों को, एलईडी टीवी, मोबाइल कैमरा लेंस, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, हीरे के आभूषण, बायोगैस से जुड़ी चीजें, लिथियम सेल, मोबाइल फोन, साइकिल, ये सबको सस्ता किया गया है। यहाँ पे देखेंगे आप सिगरेट को महंगा किया है, विदेशी खिलौने, सोना, प्लेटिनम, आयातित इंपोर्टेंट चांदी के जो सामान है, विदेशी किचन चिमनी है, पीतल है, छाता है, कपड़ा है, इन सबको महंगा किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस न्यूज की, प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को पीएम प्रणाम योजना के तहत लाभ मिलेगा। प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को पीएम प्रणाम योजना के तहत लाभ मिलेगा। पीएम प्रणाम योजना क्या है? पीएम प्रणाम योजना एक ऐसी स्कीम है जिसके जरिए केंद्र सरकार केमिकल रसायनों के इस्तेमाल को कम करके वैकल्पिक उर्वरकों के इस्तेमाल में बढ़ोतरी करना चाहती है। इस योजना में राज्यों में केमिकल उर्वरकों के यूज में कमी आएगी और खेती के केमिकल युक्त करने में मदद करेगी। इसका मतलब है कि जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनको कम किया जाए खेत के अंदर, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बनी रहे, सॉइल की जो गुणवत्ता है वो बनी रहे। तो इसके क्षेत्र में काफी काम किया जा रहा है कि इसके जरिए जो भी रासायनिक केमिकल रसायन हैं उनके इस्तेमाल को कम किया जाए और उनके लिए वैकल्पिक जो उर्वरक हैं उनके इस्तेमाल में बढ़ोतरी की जाए। तो यहाँ पे ये किया गया है और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना से अधिक जैविक खाद में खर्च किए गए हैं। 200 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र शहरों में लगाए जाएंगे। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र खोलने का प्रस्ताव कर रही है। धरती के प्रदूषण को घटाकर मिट्टी की सेहत सुधारने में मदद मिलेगी। केमिकल फर्टिलाइजर के संतुलन प्रयोग व वैकल्पिक फर्टिलाइजर को प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस तरह की काफी सारी चीजें की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत में जल्द ही श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनेगा। भारत जल्द ही श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनेगा। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया और अभी भी कर रहे हैं कि भारत श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनेगा। और आपने देखा है कि इस बार श्री अन्न का जो मोटे अनाज का है उसको ये साल घोषित भी किया हुआ है, मोटे अनाज का साल घोषित किया हुआ है और इसमें भारत की बहुत बड़ी भागीदारी रहने वाली है।
हर थाली तक मोटा अनाज पहुंचाने की सरकार की कोशिश है। मोटे अनाज की खपत से पोषण, खाद्य और सुरक्षा से किसानों का कल्याण हो, ये यहाँ पर कहा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि श्री अन्न योजना क्या है। देश में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत करने की बात की गई है कि देश में मोटे अनाज का कैसे भी करके उत्पादन हो। मोटा अनाज कौन सा होता है? जो आपका बाजरा होता है, रागी होती है, शोरगम, ग्रेट मिलेट और फिंगर मिलेट, ये सब आपके मोटे अनाज होते हैं, कोर्स मिलेट होते हैं। उन्हें मिलेट यानी मोटे अनाज के लिए श्री अन्न शब्द का इस्तेमाल किया है और इसके तहत मोटे अनाज की पैदावार को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। मोटे अनाज की पैदावार को बढ़ाने का प्रयास इस योजना के तहत किया जाएगा और ये इस बार बजट में भी देखा गया है। भारत बनेगा ग्लोबल हब फॉर मिलेट, भारत बनेगा ग्लोबल हब फॉर मिलेट, इस तरह की थीम यहाँ पर रखी गई है। सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है। पोषक अनाज श्री अन्न के नाम से ये जाना जाएगा। दुनिया में पोषक अनाज श्री अन्न का भारत सबसे बड़ा उत्पादक भी होगा। भारत को श्री अन्न वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद स्थित उत्कृष्ट केंद्र काम करेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है, तो ये हैदराबाद में है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहां से हम बात करें कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा कि मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने में भारत सबसे आगे है। इसकी खपत में पोषण, खाद्य सुरक्षा, किसानों के कल्याण को प्रोत्साहन मिलता है। मोटे अनाज वर्ग की फसलों की खेती को बढ़ावा देने के साथ उनके व्यंजनों की गुणवत्ता और महत्ता के बारे में उपभोक्ता को जागरूक बनाया जा रहा है। श्री अन्न योजना श्री अन्न से तैयार व्यंजनों को हर थाली तक पहुंचाने का लक्ष्य है। श्री अन्न के मामले में भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद स्थित भारतीय बाजरा अनुसंधान को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यह आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जो मैंने आपको बताया कि भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद स्थित भारतीय बाजरा अनुसंधान, इंडियन मिलेट जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपका हैदराबाद में है। बजट में संस्थान की मोटे अनाज वाली फसलों की खेती में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां, अनुसंधान, आधुनिक टेक्नोलॉजी को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पर साझा किए जाने का प्रस्ताव है। मोटे अनाज में ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना व सांवा प्रमुख हैं। ये सब चीजें प्रमुख हैं मोटे अनाज में। आपका ज्वार हो गया, रागी हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, कुट्टू हो गया, रामदाना, कंगनी, कटकी, ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं मोटे अनाज के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओआरओपी के लिए 28,138 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं। तो क्या है ओआरओपी? आपकी वन रैंक वन पेंशन योजना है। ओआरओपी के तहत संशोधित सशस्त्र बल पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की जरूरतों के लिए 28,138 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट में भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ECHS के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जो पिछले वर्ष 3582.51 करोड़ के मुकाबले 5431.56 करोड़ रुपए तक इसको किया गया है। इस वृद्धि से देश भर में वरिष्ठ सैनिकों और उनके आश्रितों को कैशलेस हेल्थ सर्विस और बेहतर सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट आवंटन 66% रहा। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है कि इस बार काफी ज्यादा इसको बढ़ाकर किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के दोनों घटक, मतलब कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवंटन बजट 66% की बढ़ोतरी यहां पर की गई है। PMYU मतलब शहरी योजना के लिए 25,103 करोड़ रुपए, जबकि रूरल एरिया के लिए 54,487 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें यह कुल 79,590 करोड़ है, जो पिछले से काफी ज्यादा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वंचित बनेंगे आत्मनिर्भर कौशल सम्मान का सियासी हुनर भी, और ये यहाँ पे जो आपकी PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है, इसकी बात की गई है।
और यहाँ से हम देखते हैं कि जो पीएम विकास योजना है, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है, इसमें क्या बात कही गई है। इसको नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू की गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस योजना के द्वारा पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार अपने हाथों से काम करते हैं, उन्हें आमतौर पर विश्वकर्मा कहा जाता है। जो भी लोग होते हैं, आप देखेंगे कि अभी 2 दिन पहले विश्वकर्मा जयंती भी थी, और जो भी लोग जैसे कि काफी सारी जगह तो ऐसी हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है, जैसे कि पचमनी शॉल जो होती हैं, जो कश्मीर के अंदर है, पचमिनी शॉल, तो उनको जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये चीजें हाथों से ही बनाई जाती है, तो इसको एक जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो इन सब चीजों को इस योजना के तहत उभारा जाए कि इसी तरह के जो भी उद्योग हैं, और इस तरह एक कोई मॉल भी डेवलप किया जा रहा है, जिसमें क्या होगा, एक हर एक स्टेट के अंदर कि जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे कोई भी एक पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी चीज फेमस है तो वहां पे उसका आउटलेट लगाया जाएगा। पहली बार इस योजना के जरिए उनके लिए सहायता पैकेज परिकल्पना की गई है। नई पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान विकास योजना 2023 उन्हें गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगी। तो यहाँ पे हम बात करें कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान विकास योजना में 86 हुनर है। यह वंचितों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और कमजोर वर्गों की ओर भरोसे का हाथ बढ़ाया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो भी पिछड़े वर्ग हैं, वो काफी सारे हाथों से चीजें बनाते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कि इसके माध्यम से वो अपने आप को उभार सकते हैं। क्योंकि देखते हैं आप कि जनरली जो हैंडीक्राफ्ट चीजें होती हैं, हाथों से बनी चीजें होती हैं, वो जनरली महंगी भी मिलती है, और उनको बहुत लोग खरीदते भी हैं। तुरंत ही कोई भी चीज बनती है और वो बिक जाती है। जैसे कि जयपुर में आप देखेंगे कि जो जयपुरी शॉल होती है, जयपुरी रजाई जो होती है, वो मतलब जो अगर हाथों से बना रखी है तो वो आपको जनरली पहली चीज मिलती नहीं है, और मिलेगी भी तो वो तुरंत खत्म हो जाएगी। कमजोर और वंचित वर्ग पर लगातार नजर जमाए आगे बढ़ रही है सरकार। अब इस तबके के लिए नई योजनाएं ला रही है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की घोषणा के साथ ही सरकार की ओर कहा गया कि सदियों से अपने हाथों से औजारों के सहारे काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों ने भारत का नाम रोशन किया है। उन्हें सामान्यतः विश्वकर्मा के नाम से संबोधित किया जाता है, और इनको विश्वकर्मा के नाम से संबोधित किया जाता है क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप उनका इस तरह से आदर सम्मान करते हैं तो उनको भी एनकरेजमेंट मिलती है, उनको प्रोत्साहन मिलता है। पहली बार उनके लिए सहायता पैकेज लाया जा रहा है। दावा किया गया है कि नई योजना कारीगरों के, शिल्पकारों के उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने, पैमाने व पहुंच के सुधार लाने में, एमएसएमई वैल्यू चेन से जोड़ने में मदद करेगा। तो ये काफी सब चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे अनुसूचित जनजातियां, जातियां, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और कमजोर वर्गों को काफी लाभ पहुंचेगा। उल्लेखनीय है कि देश के विभिन्न राज्यों में विश्वकर्मा आचार्य, आशारी, बग्गा, कलसी, दास, देवगन, गुज्जर, जांगेड़, कंभार, बोस सहित 60 जातियां हैं जो कारीगर और शिल्पकार वर्ग में शामिल हैं। तो इनको बढ़ावा यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्यावरण संघ आमदनी में सुधरेगी मिस्ट्री। तो ये मिस्ट्री योजना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपकी एनवायरनमेंट के टॉपिक में आपको मेंस में भी देखने को मिल सकती है। और इसमें बात की गई है कि जो भारत में रामसर साइट्स हैं उनकी संख्या भी 75 हो गई है। इन सभी को याद करना है, आप मैप के थ्रू याद कर लीजिए इनको। और मिस्ट्री योजना क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे मिस्ट्री योजना है क्या। मिस्ट्री योजना वो है कि इस योजना के तहत क्या किया जा रहा है, अमृत काल में भारत को विविधता के नए आयामों तक ले जाने के लिए संकल्पबद्ध सरकार ने हरित विकास और जैव विविधता को लेकर भी गंभीर सोच दिखाई है। योजना तटीय और क्षारीय भूमि वाले क्षेत्रों में मैंग्रोव के पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। जो भी मैंग्रोव पौधारोपण है, उनको बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। अब जैसे कि आप देखेंगे कि तालाब में पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, वो एक मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं।
तो यहाँ पर इस योजना की शुरुआत की गई है कि इसको बढ़ावा दिया जा सके। वही अमृत धरोहर योजना से रामसर साइटों वेटलैंड के संरक्षण की घोषणा की है। जो धरोहर योजना है, अमृत धरोहर योजना, उससे रामसर साइट से उनके संरक्षण के, उनके कंजर्वेशन के लिए इसकी घोषणा की गई है। हरित ऊर्जा और हरित भारत के विकास के लिए इस बजट में कई योजना व प्रयासों को शामिल किया गया है। तो ये सब चीजें यहाँ पर रही है और इस योजना के माध्यम से रामसर साइट यानी वेटलैंड साइटों का संरक्षण किया जाएगा। इस योजना में 3 वर्षों से अमली जामा पहनाने का लक्ष्य है। देश में वेटलैंड के संरक्षण से देश की जैव विविधता भी समृद्ध होगी, ऐसा माना गया है। तो ये था आज का हमारा सेशन, और अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा, और आज का सेशन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट था, पीडीएफ आपकी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। कोई भी डाउट होता है तो आपको मैंने व्हाट्सएप के नंबर भी आपको दिए हैं, वहां पे मुझे मैसेज करके आपके डाउट्स आप पूछ सकते हैं। साथ में यही इस सेशन को खत्म करते हैं, और उसको खत्म करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको करंट अफेयर्स करने के लिए इन सब सोर्सेज का साथ चाहिए होता है। या तो कोई भी न्यूज़पेपर हो इंग्लिश मीडियम के लिए द हिंदू, या इंडियन एक्सप्रेस हिंदी मीडियम के लिए, या तो आपका दैनिक जागरण हो गया, या जनसत्ता। मोस्टली दैनिक जागरण काफी अच्छा न्यूज़पेपर है, जिसकी हम हर एक जो न्यूज है वो यहाँ पर कवर कर लेते हैं इस सेशन के माध्यम से। पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसकी भी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है वो हम इस सेशन में कवर कर लेंगे। इकोनॉमिक सर्वे जो हमने कल डिस्कस किया था, बजट जो हमने आज डिस्कस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इकोनॉमिक के प्रोस्पेक्टिव से। इंडिया ईयर बुक के कुछ चैप्टर्स हैं वो आपको पढ़ने होते हैं। मैगजीन्स आपको रिविजन करने के लिए यूज करनी होती है। तो ये सब आपको करंट अफेयर के सोर्सेज फॉलो करने होते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।